दोस्तों, करंट अफेयर्स संवाद में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इनहेरिटेंस टैक्स पर, जिसको विरासत कर कहते हैं। ये चर्चा में क्यों आया और किस वजह से ये अखबारों में छाया हुआ है और इसके क्या विभिन्न पहलू हो सकते हैं, यूपीएससी एग्जाम में इसकी क्या ज़रूरत पड़ सकती है। इन सब के अलावा इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इन सारे विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। इससे आपको बहुत सारी नॉलेज ऐसी मिलेगी कि जो आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स या मेंस में भी काम आ सकती है। और इसमें डिस्कशन में आज मेरे साथ हैं हमारे नेक्स्ट आईएएस के हिंदी माध्यम के 2 सीनियर फैकल्टी मेंबर्स। तो उपेंद्र अनमोल जी हैं। उपेंद्र जी नमस्कार। सर नमस्कार। और दूसरे फैकल्टी मेंबर मेरे साथ हैं प्रिंस लूथरा। तो प्रिंस नमस्कार। तो दोस्तों, मैं और ये भी बताना चाहूँगा कि इनहेरिटेंस टैक्स कोई ऐसा नहीं है कि नया है। ये पहले भी होता था भारत में और कुछ समय के बाद इसको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, और अभी भी कुछ देशों में है। तो आज बहुत सारे अलग अलग पहलुओं पे चर्चा करेंगे और सीधे इनहेरिटेंस के बारे में भी बात करते हैं और समझते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस टैक्स क्या है और इसके विभिन्न पहलू क्या है। तो उपेंद्र जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इनहेरिटेंस या विरासत ये क्या है और ये विरासत कर क्या है। सर, इनहेरिटेंस को हिंदी में विरासत या उत्तराधिकार के रूप में जाना जाता है। राइट। और उसी पर लगने वाले कर को इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत कर या उत्तराधिकार कर कहा जाता है। जो किसी व्यक्ति की डेथ हो जाने के बाद उसके उत्तराधिकारियों के पास जो संपत्ति जाती है उस पर लगने वाला एक बार का एक मुश्त वाला कर है, उसी को सामान्यतः विरासत कर के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति अर्जित की, तो उसने अर्न किया, तो उस समय जब उसने अर्जित किया, अर्न किया, तो उसने टैक्स पे किया होगा। जी सर। तो उसने ऑलरेडी उसको टैक्स पे करके अपना बनाया। जी सर। उसके बाद उसकी मान लीजिए मृत्यु हो गई, तो उसके विरासत में उसके बच्चों के नाम जब ये संपत्ति जाएगी तो उनको भी टैक्स लगेगा। जी सर। तो क्या ये डबल टैक्सेशन नहीं हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल सर आपने किया, और इसी नाते ये बहुत चर्चा में भी है कि हम जो है 1991 से लगातार इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहे हैं और टैक्स रिफॉर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। टैक्स का सिंप्लीफिकेशन किया जा रहा है, लगातार उस पर कास्केडिंग इम्पैक्ट को कम किया जा रहा है, डबल टैक्स अवॉइडेंस या मल्टीपल टैक्स अवॉइडेंस किया जा रहा है। तो इनहेरिटेंस टैक्स निश्चित रूप से डबल टैक्स जैसा ही होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी हम लोग टैक्स देते ही रहते हैं, और जब भी हम प्रॉपर्टी को ओन करते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं। और अगर हम डेथ हो जाने के बाद दोबारा ये टैक्स लगेगा तो डबल टैक्स जैसा ही हुआ। तो एक तरीके से टैक्स पर कास्केडिंग इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है कि भी कर पे कर या दोबारा कर, इस तरीके का। तो इससे सर एक मैसेज ये जा रहा है, जाएगा अगर इसको लगाया जाता है, या इसके पीछे जो लोगों का डर है उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कहीं ये जो है हमारे ऊपर दोबारा लादने वाली बात। अच्छा, दूसरे सर, जब कोई संपत्ति बनाता है या किसी चीज को बहुत मेहनत से खड़ा करता है तो उसके अंदर होता है कि भाई वो हमारे उत्तराधिकारियों के पास जाना चाहिए और सेफ जाना चाहिए, ताकि उनका जीवन भी सेफ रहे। तो इससे कहीं ना कहीं से भय जैसा दिखता है। और डर स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास बहुत ही सीमित संपत्ति है। जी सर। और वो टैक्स देने में सक्षम नहीं है। जी सर। लेकिन अगर ये विरासत कर लगना कंपलसरी हो गया तो जो टैक्स नहीं दे सकता उसको भी टैक्स देना पड़ जाएगा। बिल्कुल सर, ऐसा हो सकता है अगर ये सबके ऊपर लगता है तो। वैसे ये मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में डिस्पैरिटी की दशा है, बहुत विषमता है, इनइक्वलिटी है। और इनइक्वलिटी इतनी ज्यादा है कि जिसके नाते भारत के समाज में चर्चा हो रही कि एक तरफ शाइनिंग इंडिया है, दूसरी तरफ सफरिंग इंडिया है। एक तरफ बहुत सारी सुविधाओं वाला भारत है, दूसरी तरफ बहुत सारी चुनौतियों वाला भारत है। तो ऐसे में कैसे वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे रिसोर्स को मोबिलाइज किया जाए, उस संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उस संदर्भ में इनहेरिटेंस टैक्स ही कोई एक विकल्प नहीं हो सकता है, और भी बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। क्योंकि जहां पर हमारे देश में कम आय वाले लोग हैं, जैसे कृषि का क्षेत्र है या एमएसएमई का सेक्टर है, अगर हम उनको अपलिफ्ट करें, उनको उठाने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिव तरीका हो सकता है जो है संपत्ति या रिसोर्स को मोबिलाइज करने का। अभी ऐसा कहीं कहीं पब्लिकेशन में देखा गया है, न्यूज़पेपर में या डिफरेंट रिपोर्ट्स में, कि भारत में जो टॉप 1% जो रिच लोग हैं उनके पास देश की 50% से ज़्यादा वेल्थ है। ये एक अनुमान है। जी सर। तो ऐसी स्थिति में तो ये बनता है कि वेल्थ जिनके पास ज़्यादा है उनकी वेल्थ में टैक्स कलेक्ट किया जाए।
सर, जब कोई भी व्यक्ति काम करता है और इकोनॉमिक रूप से पार्टिसिपेट करता है तो कर तो देता ही है, क्योंकि कर व्यवस्था का वो भाग बनता भी है। अच्छा, दूसरा, किसी भी देश में सर जब कोई भी व्यवस्था लागू की जाती है और खासकर आर्थिक रूप से व्यवस्था आगे बढ़ती है, तो जो व्यक्ति फोकस करता है, टैलेंटेड होता है, मेहनत करता है, जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप होती है, तो वो ज्यादा चीजों को अपने पास कलेक्ट तो कर ही ले जाएगा। और वो भी कोई अपने लिए तो लगाता नहीं। वेल्थ क्रिएटर के प्रति हमारा नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह भी एक तरीके से राष्ट्र की सेवा ही करता है, क्योंकि वेल्थ को मोबिलाइज करता है तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, सरकार को टैक्स मिलता है, वेलफेयर कैपेसिटी बढ़ती है, तो देखा जाए उसकी अच्छी भूमिका होती है। लेकिन कहीं ना कहीं से समाज में एक चर्चा यह भी चलती रहती है कि कुछ लोगों के पास कुछ ज्यादा ही वेल्थ है, कुछ लोगों के पास नहीं है, इसको लेकर के एक चर्चा रहती है, और उसी चर्चा में ये मुद्दा आया और इस नाते चुनावी मुद्दा बनता चला गया। ये तो सैम पित्रोदा जी ने बयान दे दिया, इसलिए और ये न्यूज में आ गया, और ये पॉलिटिकल डिस्कशन भी हो गया। इसमें एक और एस्पेक्ट ये भी है कि वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए और भी कई तरीके हैं जो इम्प्लीमेंट हुए हैं, किए जा रहे हैं। अगर आप देखें, जैसे इनकम टैक्स के जो स्लैब हैं, तो जो गरीब वर्ग है उसके लिए इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, और जो मीडियम क्लास है उसके लिए वेल्थ टैक्स की, जो इनकम टैक्स की प्रोग्रेसिव बनाई गई है, और जो हायर, जिनके 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है, उन पे सेस भी लगा हुआ है, सरचार्ज लगा हुआ है, तो वो एक कारण है ही है। अब आपके पास आऊंगा प्रिंस, अगर इनहेरिटेंस टैक्स इम्प्लीमेंट होता है तो इस टैक्स के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं? जी सर, पहले हम जो इसके नकारात्मक पॉइंट्स होंगे उसके बारे में देखते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी अभी एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, जैसे हम शुरू में भी ये चर्चा कर रहे थे कि जब तक हम जीते हैं, कुछ भी कमाते हैं, तो उसके ऊपर तो हमें टैक्स देना ही पड़ता है, और अब मृत्यु के बाद भी हमें एक टैक्स जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा, और उसी वजह से इस इनहेरिटेंस टैक्स को डेथ टैक्स भी कहा जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम देखें, जैसे हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि जो सुपर रिच लोग हैं अब वो देश को छोड़कर जा रहे हैं, वो पलायन कर रहे हैं, वो दूसरे देशों में जा रहे हैं जहां पर उनको अच्छे अवसर मिल रहे हैं। अगर हम इस तरीके का टैक्स उनके ऊपर लगाएंगे तो हो सकता है आने वाले समय में और भी ज्यादा लोग ऐसे देश के बाहर जाना शुरू कर दें। तो ये सबसे बड़ा इसका एक आप कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट है। और अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं कि सरकार को हम जितना ज़्यादा पैसा दे पाएंगे, और अगर सरकार अच्छी है, ईमानदार है, तो उसका इस्तेमाल लोगों के लिए ही किया जाएगा। जो सामाजिक आधारभूत ढांचे की हम बात करते हैं या फिर सामाजिक सुविधाएं प्रदान करने की बात करते हैं, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे पाएंगे, तो वो एक अच्छी चीज़ हम कर सकते हैं। इसके अंदर भी एक स्वीडन का एग्जाम्पल लिया जाता है, क्योंकि स्वीडन के अंदर भी 40% के आसपास इस तरीके का टैक्स लिया जाता है, और वहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाएं जो हैं लोगों को दी जाती हैं। तो अगर उस तरीके की सुविधाएं सरकार तैयार है भारत के लोगों को देने के लिए, तो इसके बारे में चर्चा करी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि राइट। जो आपने ये बात कही ना कि सुविधाएं, सरकार जब इस तरह का टैक्स कलेक्ट करे तो ऐसे लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं मिले। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जिनकी आय काफ़ी कम है, या फिर हम जिनको बीपीएल कहते हैं, जिनकी अगर हम एनुअल इनकम की भी बात करते हैं वो काफ़ी कम है, तो वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उनको दी जा सकती हैं? अच्छा। क्या हम उनको स्वास्थ्य की, शिक्षा की बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? क्या हम बेहतर सरकारी स्कूल जो है वो बना सकते हैं? ऐसा कुछ हॉस्पिटल्स का निर्माण कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगर पैसा इस एरिया में आएगा तो लगेगा जो पैसा दे भी रहा है कि हाँ हमारे पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल जो राजनेता है वो अपने ऊपर खर्चा करने में करेंगे, अपने चॉपर्स पे करेंगे, तो कहीं ना कहीं लगेगा कि ये सही पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। राइट। अगर हम देखें कि इनहेरिटेंस टैक्स की हिस्ट्री, भारत में इसका क्या इतिहास है और विश्व का इसका क्या इतिहास है? जी सर, जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत में 1953 में इसको नेहरू जी लेकर आए थे, और तभी से लेकर लगाया गया। तब भी लोगों के बीच में काफ़ी रोष था, वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके का कोई टैक्स लेकर आया जाए, काफ़ी विरोध किया गया था इसका, लेकिन इसे लगाया गया था। उस वक्त ऐसा जो 1 लाख रुपए भी व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति को दूसरे आने वाले उत्तराधिकारियों को दे रहा है तो वहाँ पर 7.5% के आसपास टैक्स लगाया जाता था, और ये दर
45% तक जाती थी। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए रखता है और अपनी संपत्ति को अपने उत्तराधिकारियों को दे रहा है, तो वहां पर जो प्रतिशत है वो 40-45% के आसपास हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में लोग काफी ये भी कोशिश करेंगे कि वो कम से कम अपनी संपत्ति दिखाएं या इधर से उधर करने के भी वो प्रयत्न करते रहते थे। 1958 तक आते आते इसमें कुछ संशोधन भी करे गए, लेकिन इसे हटाया नहीं गया। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने इसे हटाने का पूरा प्रयत्न किया और इसे हटा भी दिया। अब इसमें भी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 1985 में इन्होंने क्यों हटाया। अब इसमें एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, एक जो आजकल प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिशियली तो ये बताया गया कि जब हम इस तरीके के कर को वसूल कर रहे थे तो उसे वसूल करने में खर्चा ज्यादा हो रहा था। तो जितना कर हम ले रहे हैं, मान लीजिए अगर हम 1000 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं तो उसे इकट्ठा करने में 1500 रुपए लग रहा है हमारा, तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं, लॉजिक नहीं है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा क्योंकि 1984 के अंदर इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पर राजीव गांधी जी शायद नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर इस तरीके का कर लगे और इस वजह से इसे हटाया गया। तो ये तो चुनावी एजेंडा है, आजकल चुनाव चल रहे हैं तो इस तरह के बयान तो आते हैं। अच्छा, इसमें जैसे अभी कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते हैं तो एक स्टैम्प ड्यूटी लगती है और जो राजस्व जमा करना पड़ता है, तो एक तरह से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर का एक टैक्स हो गया कि आप भाई आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हो, बेच रहे हो, तो कीमत तो आपको मिल गई, लेकिन जो परचेज कर रहा है उसके जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर है उसमें सरकार का भी तो रिसोर्स लग रहे हैं जी। तो क्योंकि अल्टीमेटली सरकार ही कस्टोडियन है, कभी झगड़ा होगा तो आप सरकार के पास ही जाएंगे। तो इसी तरह से जब किसी के व्यक्ति के पास ये प्रॉपर्टी थी, अब उनके बच्चों के नाम जा रही है, तो सरकार का एक तंत्र उसमें लगा हुआ है ना कि आपका नाम चढ़ाएगा, और अगर कल 4 बच्चे लड़ाई करने लगे तो वो कोर्ट में जाएंगे, उनका झगड़ा निपटाना पड़ेगा, तो सरकार के भी रिसोर्सेज लगेंगे। तो सरकार चाहेगी कि उन रिसोर्सेज के लिए मुझे जो खर्चा करना पड़ रहा है तो वो खर्चा मैं आपसे ही क्यों ना वसूलूं। तो इसका क्या ये औचित्य नहीं है कि हाँ, सरकार जो टैक्स लगाने के बारे में सोच रही है, कहीं ना कहीं उसकी एक ये सोच हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर, क्योंकि अब इसमें हमें इसके प्रतिशत पे भी जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे सैम पित्रोदा जी, उनकी जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर ये 45% है, जो काफी बड़ा परसेंटेज होता है। और अगर आप देखेंगे यही एक कारण बनता है कि वहां पर जो काफी अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, वो उनको पता है कि जब उनकी आयु 60 साल 70 साल की हो जाती है, या कई बार उससे पहले भी आप देखेंगे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट की ऐसे कुछ कथन आते हैं कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा दान में देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं अंत में क्या होगा कि सरकार को दे देंगे। तो मतलब उनका भी रवैया कहीं ना कहीं ये है कि सरकार को देने से अच्छा ये है कि हम खुद ही इसे दान में दे दें। वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है उनको करोड़ों रुपए ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स है उनसे मिलता है, और इसी वजह से वो अपना, उनका अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे और कोर्सेज देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो वहाँ पर भी लोगों का मानना, और काफ़ी अमीर लोगों का मानना ये है कि सरकार को देने की बजाय हम पैसा किसको दे दें, हम खुद ही अपनी तरफ से दान कर दें, अपने लोगों को दे दो या उन लोगों को दे दो जो वाकई जरूरत है, जी, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए वहाँ पर दे दें। तो कहीं ना कहीं एक वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है, वो यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। अगर वो दूर हम कर पाएं तो यहाँ पर इसके बारे में बातचीत करी जा सकती है। इसी क्रम में उपेंद्र जी आपसे मैं पूछूंगा कि अगर टैक्स 40-50% लगता है, जो कि भारत जैसे देश के लिए बड़ा मुश्किल है इम्प्लीमेंट कर पाना, लेकिन बाई चांस जैसे स्वीडन में और अभी अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है तो भारतीय व्यक्ति फिर ये सोचेगा कि मैं क्यों कमाऊं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे बच्चों के पास तो जाना नहीं है, सरकार इसमें से आधा हिस्सा ले जाएगी, तो उससे अच्छा है कमाओ ही नहीं। तो लोग ना मेहनत करना कम कर देंगे, लोग अपने एफर्ट्स को कम कर देंगे, लोग सोचेंगे आराम से जीवन जियो, वैसे भी सरकार को देना है, उससे अच्छा है कम से कम हम अपना टाइम सेव कर लें। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि व्यक्ति आज के दौर में जब कोई भी प्रयास करता है, कोई भी एफर्ट लगाता है, कोई भी मेहनत करता है, तो सामान्यतः 2 चीज पाना चाहता है, या तो धन या संपत्ति या सम्मान या अधिकार पाना चाहता है। और आज के आर्थिक दौर में जब आर्थिक पहचान ही सामाजिक पहचान हो चुकी है, तो व्यक्ति सोचता है कि भाई धन ही कमाया जाए, आय प्राप्त की जाए, और आय प्राप्त करने से सम्मान अधिकार सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर सरकार उसी पर ध्यान रखेगी, उसी पर निगाह लगाएगी, तो निश्चित रूप से इससे व्यक्ति डीमोटिवेट होगा। और जैसा प्रिंस जी ने भी कहा कि ये एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को डैमेज करेगी, क्योंकि अगर कोई कुछ करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसको लगेगा कि जब उसका पैसा ही सुरक्षित नहीं है तो मेहनत क्यों किया जाए। अच्छा, दूसरे सर इसका लोग लूप होल्स भी निकालेंगे, लीकेज भी बहुत सारा होगा कि वो यही प्रॉपर्टी जो है किसी ट्रस्ट को दान करेंगे, या अपना ही ट्रस्ट बना के कुछ करेंगे, या कोई कंपनी बना के हाँ, इसी पर मैं आ रहा था कि फिर लोग सोचेंगे मैं अपने नाम क्यों खरीदूं, कंपनी में खरीद लूं, कंपनी के शेयर होल्डिंग चेंज कर देंगे, और वो तो
पहले ही आप चेंज कर सकते तो हैं, सर मृत्यु जब के इस पहले। टैक्स को खत्म किया गया 1985 में, तो राजीव गांधी के द्वारा ये बात भी कही गई कि एक तो इस टैक्स का कलेक्शन जो है वो कम है और इसके लिटिगेशन और गवर्नेंस में पैसा ज्यादा लग रहा ज्यादा है, खर्च और होता है। दूसरे लोग इसका लूप होल निकाल करके इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं, कहीं कहीं भारत ट्रांसफर कर ले रहे हैं। भारत में तो ये कहावत बहुत प्रसिद्ध है, तू जुगाड़ डाल में। डाल मैं पात पात। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, सरकार ने कहा जी कि सर। भाई एक दिन में इतने नोट बदले जाएंगे, तो लोग ना बदला के दोबारा लग जाते थे, जी सर, तिबारा जी लग सर। जाते थे। सर हमारे यहाँ पे कोई भी रिफॉर्म जब भी लागू किया जाता है तो वो उसका कोई ना कोई काट निकाल लेते हैं लोग, और अंततः वो रिफॉर्म कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हमारे देश में एकाएक हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि हम कोई प्रयास करेंगे और उसमें तुरंत सफलता मिल जाएगी। हमें स्टेप बाय स्टेप प्रयास करने की जरूरत है। प्रिंस, आपके पास आऊंगा इस सर। बार। जो दूसरे देशों में इस तरह की व्यवस्था, अभी आप स्वीडन और यूएस की बात कर रहे थे, इसके अलावा भी क्या कोई ऐसे देश हैं जहां पर यह व्यवस्था है, जी सर। इनहेरिटेंस लगता है, जी और सर। वो कितना सक्सेसफुल है? सर काफ़ी सारे देश ऐसे हैं, और अगर आप इन देशों के नाम देखोगे तो ज़्यादातर आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ के नाम देखने को मिलेंगे, जैसे फ्रांस है, जापान है। ये दो देश ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस तरीके का कर वसूला जाता है, जो कि अगर प्रतिशत की दृष्टि से बात करेंगे तो 55 से 60% तक ये नंबर जाता है। इसके अलावा अमेरिका और स्वीडन की बात तो हमने करी ही, लेकिन जब हम अपने देश में आते हैं, अगर हम अपने पड़ोसी देश चाइना में भी जाएं, तो यहाँ पर इस तरीके के कर जो है वो नहीं है। दूसरे देशों की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ अच्छे उदाहरण भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो स्वीडन का मैंने आपको उदाहरण दिया। जब हम अमेरिका की बात करते हैं, कहा तो जाता है कि अमेरिका के अंदर 45% तक जो टैक्स है वो लिया जाता है, जैसे सैम पिट्रोडा जी ने भी कहा, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं है कि अमेरिका की सभी प्रदेशों को के नहीं अंदर लगता, एक बेंचमार्क है। सभी वहाँ की प्रदेशों में नहीं है। अच्छा, सभी प्रदेशों में नहीं है। लिमिटेड जैसे प्रदेशों वहां में, पर हमारे पास 50 प्रदेश हैं, लेकिन हाँ। इसमें भी अगर आप बात करेंगे 6 प्रदेश ऐसे, जैसे केंटकी हाँ, वहां पे हाँ। है। इसके अलावा वो हमारे फेडरल पास स्ट्रक्चर नहीं है। फेडरल, हाँ, बेसिकली वो प्रदेश अपना डिसीजन लेता है कि उनको कितना टैक्स लगाना है, लगाना भी है या नहीं लगाना है। तो पेंसिल्वेनिया में लगता है, न्यू जर्सी में लगता है, आयोवा में लगता है, तो इस तरीके के, मैरीलैंड वहाँ पर है। तो ऐसे 6 प्रदेश है जिन्होंने ये डिसाइड किया। वहाँ से भी हमें समझ में आता है कि जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स वहाँ पर है, वो ज़्यादातर यही मांग करते हैं कि इस तरीके के टैक्स को ना लगाया जाए। और अभी जैसे 1953 से 1985 तक ये भारत में भी रहा, उस समय का क्या एक्सपीरियंस है कि कितना टैक्स कलेक्शन सरकार को हुआ होगा, या जैसे जो उसके पीछे लॉजिक थे कि इसको टैक्स को क्यों हटा देना चाहिए? इसमें अगर हम डेटा की भी बात करें तो जो लॉजिक उस वक्त के प्रधानमंत्री ने दिया था वो सही था कि लिटिगेशन के अंदर लोगों का पैसा ज़्यादा जाता है और इसे वसूल करने में हमारा पैसा ज़्यादा जाता है, और टैक्स जो इकट्ठा किया गया है उसका जो आंकड़ा है वो काफ़ी कम है। तो हम उसी चीज़ को ही सही मान सकते हैं, और इस दृष्टि से देखा जाए तो आने वाले टाइम में भी अगर इसे लगाया जाता है तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या हम अपनी जो कलेक्शन कॉस्ट है उसे कम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उपेंद्र जी, ये जो विषय अभी आया जो पित्रोदा जी के बयान के बाद, तो क्या ये चुनावी माहौल की वजह से ये मुद्दा गरमाया हुआ है, या वाकई में ये एक सीरियस मुद्दा है और ये देश में विचारणीय है? सामान्यतः ये मुद्दा पहले से भी चल रहा था भारत में। अगर 2011 से 2013 के बीच में देखा जाए तो पहले के जो वित्त मंत्री उस समय के थे पी चिदम्बरम जी ने कई बार, इवन लोकसभा में भी उन्होंने बजट के दौरान भी इस प्रकार के टैक्स के ऊपर बात की कि ऐसा टैक्स होना चाहिए। और अगर इसी सरकार की बात की जाए तो इसके पहले जो है वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी रह चुके हैं, उन्होंने भी इस टैक्स के बारे में कई बार अपनी बातें कही थी। अर्थात देखा जाए तो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा और बीजेपी दोनों के नेताओं के द्वारा इस टैक्स के बारे में बात किया गया था ताकि हम टैक्स कलेक्शन बढ़ा सकें। लेकिन ये टैक्स कलेक्शन बढ़ाने का कोई इतना बड़ा उपाय नहीं है जैसा कि लोग इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। इस नाते चुनाव का ही एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ देखा जा सकता है। और दूसरे, जैसा प्रिंस सर भी बोल रहे थे, तो उम्मीद कर सकते हैं कि 4 जून के बाद इस पर डिस्कशन बंद हो जाएगा। ऐसा हो सकता है सर, क्योंकि खुद उस समय की सरकार ने कहा कि इससे कलेक्शन नहीं है। ये तो ऑफिशियल सरकार का स्टेटमेंट है, तो दोबारा कैसे हम उससे कलेक्ट कर पाएंगे? दूसरे, जैसा आपने कहा भी कि भारत जैसे देश में जहां डाल डाल और पात पात वाली बात हो जाती है, हर चीज में कोई ना कोई काट निकाल लिया जाता है, तो भारत सरकार भी कलेक्ट नहीं कर पाएगी इस टैक्स को। और लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो वैसे भी जाकर कोर्ट में जाएंगे तो फिर बहुत लंबा मुद्दा बनेगा। आप किसी की संपत्ति वैसे भी इतनी जल्दी छीन नहीं सकते। सर, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपने प्रश्न पूछा तो इसके ऊपर पहले 2011-12 में बात हुई जो कि कांग्रेस सरकार ने करी, और फिर 2013 में भी इसके ऊपर बात हुई, फिर 2019 में इसके ऊपर बात हुई, फिर 2024 में इसके ऊपर बात हुई। तो अगर हम पैटर्न समझे तो जो बातचीत इसके ऊपर करी जाती है हमेशा इलेक्शन के आसपास ही करी जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा इसी चीज़ से ही जुड़ा है। इसके बाद इसके बारे में कोई बातचीत नहीं होगी।
इलेक्शन के समय जिन मुद्दों में बात होनी चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है या फिर सर्वाइवल का मुद्दा है या फिर इन्फ्लेशन का, वो मुद्दे गायब हो जाते हैं, कुछ नए मुद्दे आ जाते हैं जी सर, जो उसी टाइम उत्पन्न होते हैं। जी सर, लेकिन सर ये बड़ा अच्छा कंसर्न भी है। देखा जाए तो भारत में डिस्पैरिटी और इनइक्वालिटी एक बढ़ती चली जा रही है। कई सारी रिपोर्ट में देखा जा रहा है तो जो हमारे ही देश में जो वेल्थ क्रिएटर हैं और बाकी लोगों के बीच में देखा जाए तो बहुत डिफरेंस है। अर्थात एक तरीके से देखा जाए तो एक डिवाइड दिखता है। इसका कारण एक ये भी है कि जो हमारा पॉपुलेशन बेस है, अब आज 140 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वो पॉपुलेशन बेस में मेजॉरिटी ऑफ दी पॉपुलेशन तो गरीब तबके से आती है, तो वो डिस्पैरिटी तो इसलिए रहेगी सर, वो नेचुरल रहेगी इस तरीके से। उसको ब्रिज होने में बहुत समय लगेगा। जब कंट्री एक डेवलप्ड स्टेज में आ जाएगी तब वो गैप कम होगा। जब 2047 में हम भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, अगर हम उतना वेल्थ क्रिएट कर ले जाएंगे, जीडीपी के साइज को उतना बढ़ा ले जाएंगे 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर, तो मुझे लगता है तब जाकर के ये गैप कम कर पाएंगे। इसी संपत्ति कर के बारे में, जैसे और भी कई तरह के कर हैं, जैसे वेल्थ टैक्स कह लीजिए, या प्रॉपर्टी टैक्स है, या प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स है, या फिर इनहेरिटेंस टैक्स हो गया, तो इन सब में क्या समानता है और क्या डिफरेंट है? प्रॉपर्टी टैक्स सामान्यतः जब हम प्रॉपर्टी को ओन करते हैं सर, उस समय लगता है। और प्रॉपर्टी टैक्स दो होते हैं। जी एक तो प्रॉपर्टी जब आप परचेज करते हैं तो उस समय जो ट्रांसफर अपने नाम लेते हैं, उस समय आप ड्यूटी जमा करते हैं या जो टैक्स देते हैं, जी सर, वो हो गया। दूसरा, अगर आप प्रॉपर्टी गेन करने के बाद फिर आपको हर साल प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है, जिसको हम लगान कहते हैं। जी सर, जी सर। तो प्रॉपर्टी को गेन करते हैं सर, वो एक अलग प्रकार का टैक्स होता है, और उसमें भी कई प्रकार का टैक्स हमारे देश में है। जैसे शेयर मार्केट से आप गेन करते हैं तो क्या आप देंगे, या अगर अपनी प्रॉपर्टी को बेचने में ही कोई उसमें जो है गेन होता है तो उस पर क्या देंगे, या हम कोई प्रीसियस मेटल सोना है या कुछ और चीज बेचते हैं तो उस पर, या म्यूचुअल फंड है, या इस तरीके की चीजें हैं। अर्थात उसमें भी कई प्रकार के सर टैक्स हैं। और वेल्थ टैक्स क्या है? वेल्थ टैक्स सर जो हमारे एक सर्टन वेल्थ के बाद लगता है, उसको भी भारत सरकार ने खत्म कर दिया। वो पहले 50 लाख के ऊपर लगता था, बाद में 1 करोड़ के ऊपर लगता था। 1 करोड़ से ऊपर का जब आप कोई वेल्थ, जैसे कोई गाड़ी खरीदते थे, मकान खरीदते थे, उसके ऊपर अलग से लगता था। अब तो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। अब तो प्रॉपर्टी टैक्स है सर। ये वर्टिकल इक्वालिटी की जो बात करते हैं कि वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का, ये अगर डिटेल में समझाएं थोड़ा तो क्या होता है? बहुत अच्छा टर्म है वर्टिकल इक्वालिटी। सामान्यतः जब हम कर की बात करते हैं तो दो प्रकार की बात करते हैं। एक कहते हैं कि सबके ऊपर कर लगना चाहिए, तो वहां पे हम हॉरिजॉन्टल इक्वालिटी की बात करते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि जो ज्यादा कमाता है उस पर ज्यादा कर लगना चाहिए। अर्थात जो ज्यादा आय जिसकी बढ़ती जाती है, बढ़ती हुई आय के साथ कर की दर बढ़नी चाहिए। तो ये होती है वर्टिकल इक्वालिटी, और इसी कंसेप्ट को सर अपना करके लगभग विकसित देशों में कर लगाया गया है। और भारत के संविधान में भी अगर देखेंगे तो आर्टिकल 14 में, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है, उसमें भी इस बात को कहा गया है कि समानों के साथ समानता, असमानों के साथ असमानता। तो वर्टिकल इक्वलिटी कहता है जो ज्यादा कमाता है, जिसके पास रिसोर्स ज्यादा है, उससे ज्यादा कर ले। और इनहेरिटेंस टैक्स एक प्रकार का सर वर्टिकल इक्वलिटी वाला ही टैक्स है। कहा जाता है अगर इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाएगा, उत्तराधिकार कर या ये जो है, तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे जो लग्जरी आइटम है, अगर आप बहुत महंगी कार खरीदते हैं जो कि फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि मर्सिडीज है या BMW है, तो वहाँ पर जो टैक्स का रेट है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो सामान्य कारें हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली वाले खरीदते हैं, उसमें टैक्स रेट कम है। इसी तरह से आप एयर कंडीशनिंग में देखेंगे तो टैक्स ज़्यादा है, लेकिन आप कूलर खरीदेंगे तो टैक्स कम है। सर ये वर्टिकल इक्वालिटी के प्रयास के अंतर्गत ही है। और हमारे देश में GST में भी आप देखेंगे कई प्रकार की दरें हैं, रेट हैं, और उसमें जो हायर रेट है वो इसी के नाते है, वर्टिकल इक्वालिटी के ही। इसी तरह इनकम टैक्स में प्रावधान है, इसी तरह GST में है, इसी तरह एक्साइज ड्यूटी में प्रावधान। जी सर। इसको भी सर ये एक तरीके का प्रोग्रेसिव टैक्स का ही पार्ट माना जाता है। एक और टर्म यूज होता है, वो है गिनी वेल्थ कोएफिशिएंट, जो इसी पर्सपेक्टिव में, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर इकोनॉमी में जब डिस्पैरिटी की बात की जाती है, ये टॉपिक बड़ा चर्चित टॉपिक भी होता है। UPSC बहुत सारे सवाल भी पूछती है कि समावेशी विकास क्या है, समावेशी विकास के लिए सरकार क्या एफर्ट ले रही है, या समावेशी विकास की आवश्यकता क्यों है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की आवश्यकता क्यों है। तो उसी संदर्भ में ये टर्म गिनी कोएफिशिएंट का चर्चित रहता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा गिनी कोएफिशिएंट का प्रयोग करके वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है। एक तरीके से वो दुनिया की सबसे बड़ी रिपोर्ट मानी जाती है, जिसमें हम पूरी दुनिया के वेल्थ और सारी कंडीशन को बताते हैं। तो उसी में गिनी कोएफिशिएंट का टर्म आता है, जो बताता है कि किसी देश में कितनी ज्यादा विषमता है।
अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब डिस्पेरिटी ज्यादा है, और गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू कम है तो माना जाता है डिस्पेरिटी कम है। और हमारे देश में अगर देखा जाए सर, जैसा प्रिंस जी भी बात कर रहे थे और आपने भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि उस समय 1953 में क्यों इनहेरिटेंस टैक्स लगाया गया। तो जब देश आज़ाद हुआ उस समय विषमता बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अंग्रेजों के शासन के समय हर कोई विकास नहीं कर रहा था। कुछ लोग विकास कर रहे थे, पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग विकास कर रहे थे। उस नाते भारत सरकार ने उस समय इक्वलिटी लाने के बहुत सारे प्रयास किए और इक्वलिटी के तहत ही जमींदारी प्रथा लाई, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। इक्वलिटी के तहत ही रियासतों को खत्म किया गया, प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया। उसी के तहत ही सर नेशनलाइजेशन का कंसेप्ट, राष्ट्रीयकरण का कंसेप्ट आया। उसी के दौरान ही ये 1953 में इनहेरिटेंस टैक्स, 1957 में प्रॉपर्टी टैक्स, 1958 में गिफ्ट टैक्स का कंसेप्ट लाया गया ताकि हम समाज को इक्वल बना सकें। और देखा जाए तो सर काफ़ी 1980 तक अगर देखा जाए तो काफ़ी इक्वलिटी में थोड़ा बहुत प्रयास सफल रहे थे। लेकिन सर उसके बाद जैसे लिबरलाइजेशन को हम लोगों ने अपनाया 1980 में ही, जब मारुति सुजुकी को मानेसर गुड़गांव में उसकी पहली फैक्ट्री लगाई गई, पहला एफडीआई आया, तो वहीं से लिबरलाइजेशन की तरफ हम लोग मुड़ चुके थे संजय गांधी और बाद में राजीव गांधी के प्रयासों के द्वारा। तो उस समय से ही सर कुछ लोग ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने लगे, कुछ लोग थोड़ा सा पीछे रह गए। तो ऐसे में विषमता के कंसेप्ट, विषमता का भारत में एक तरीके से ये एक टॉपिक बन गया, ये चर्चा का विषय बन गया। और उसी संदर्भ में गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंज कर्व, इन सब की चर्चा होने लगी। दोस्तों, इसी के संदर्भ में आपको ये भी समझना है कि जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को पास करके भारत की सेवा में जाएंगे, सरकार का हिस्सा बनेंगे, उस समय आपकी भी जिम्मेदारी ये होगी कि मान लीजिए आपसे हेल्प लेने के लिए सभी वर्ग के लोग आते हैं, तो जो सबसे गरीब वर्ग के लोग हैं, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी उनके प्रति है, क्योंकि आपके अंदर कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, नियम कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन एक व्यवहारिक तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो सबसे पंक्ति में पीछे है, उसको सबसे पहले हेल्प की जाए। तो अब अंत में लास्ट क्वेश्चन में आपके पास आऊँगा प्रिंस, कि यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इस टॉपिक से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इनहेरिटेंस टैक्स या इससे रिलेटेड इश्यूज, क्या इसके इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं जो स्टूडेंट को तैयार करने चाहिए? जी सर, इसमें टॉपिक तो हमारा विरासत कर है, लेकिन अगर बात करें, जैसे हमने भी काफ़ी मुद्दों पे बात करी, हमने प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बात करी, वेल्थ टैक्स के बारे में बात करी, क्योंकि यूपीएससी कभी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा। तो जो आप उनके कोरोलरीज होते हैं, मिलते जुलते जो टॉपिक्स होते हैं या उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, जैसे कार्नेगी इफेक्ट इसके अंदर एक इस्तेमाल किया गया था, जब न्यूज़ के आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर आ सकता है, विरासत कर पे सीधा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और मेंस के लिए जो हमारी मुख्य परीक्षा होगी, उसके अंदर ये चीज़ पूछी जा सकती है कि बताइए कि क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में हमेशा आपसे आप क्या सोचते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, ये पूछा जाता है। और वहाँ पे ये नहीं है कि आपको इसको सपोर्ट ही करना है या रिजेक्ट ही करना है, वहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं और आपको अपने उत्तर को बैलेंस करना होता है। जी सर, जैसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि आर्थिक सुधारों को ये कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि एक तरफ हम कर सुधार कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम एक ऐसा टैक्स लगा रहे हैं जिससे कर सुधार की प्रक्रिया बाधित दिखाई देती है। दूसरा, पीटी में जैसे ये भी पूछा जा सकता है प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है? क्या ये प्रोग्रेसिव टैक्स है? अच्छा सर, ये भी पूछा जा सकता है इनहेरिटेंस टैक्स का नेचर क्या है, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो इनहेरिटेंस टैक्स है, क्या ये हमारे जो है टैक्स गवर्नेंस की प्रक्रिया को बाधित करेगा, क्या उसको प्रभावित करेगा? ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। और साथ ही सर, टैक्स का टॉपिक ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इससे संबंधित सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन, जो अभी हम बात कर रहे थे इनहेरिटेंस टैक्स की। और करेंट अफेयर्स संवाद नेक्स्ट आईएएस का हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए ये एक इनिशिएटिव है। इसी तरह का एक हमारा इनिशिएटिव है इंग्लिश माध्यम के लिए, जो आपके हमारे इंग्लिश चैनल पर आप देख सकते हैं, वो है बियॉन्ड क्लासरूम। आपका को ये डिस्कशन कैसा लगा, आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और आने वाले समय में आप किन मुद्दों पे डिस्कशन सुनना चाहते हैं, उन मुद्दों को हमें सजेस्ट भी करिए, और आपकी कोई राय है तो वो ज़रूर दीजिएगा। आने वाले समय में हम अलग अलग पहलुओं पर और अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे, और वो यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, ताकि आपको उसका फ़ायदा एग्ज़ाम में भी हो सके। बस आज के इस डिस्कशन में इतना ही। जय हिंद।